वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं सू फ्रॉम सो। मूवी की शुरुआत होती है अशोक से, एक आम सा लड़का जो पेंटिंग का काम करता है, लेकिन उसकी जिंदगी बदल जाती है दोस्तों एक सपने से, एक ऐसे सपने से जो असल जिंदगी से भी ज्यादा रियल लगता है। बताऊं क्या आता है उसको सपने में आती है माती नाम की एक चुड़ैल, जिसके होते हैं सफेद लंबे बाल, बड़े बड़े नाखून और चेहरा जो देखते किसी की भी रूह कांप जाए। अशोक समझ नहीं पाता कि ये सिर्फ एक सपना है या फिर कुछ और, क्योंकि माती उसके रूम में आके सीधे उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अशोक की आंख खुल जाती है दोस्तों, एकदम शॉक में होता है वो, पसीना पसीना, जैसे उसने मौत को अपनी आंखों से देख लिया हो। पर इसी डर के बीच आती है एक बुरी खबर कि अशोक की दादी गुजर गई है, इसीलिए गांव में शुरू होती है अंतिम क्रिया की तैयारी। यहीं पर एंट्री होती है दोस्तों रवि अन्ना की, एक ऐसा इंसान जिसके बिना गांव का कोई भी रिचुअल कंप्लीट नहीं होता। शादी हो, अंतिम क्रिया हो या कोई भी ट्रेडिशन, रवि अन्ना ही उसको लीड करते हैं। सभी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, जैसे वो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का सिंबल हो। रिचुअल के दौरान दोस्तों एक खास रस्म भी होती है। कमरे के अंदर खाना रखा जाता है मरने वाली दादी और पूर्वजों के लिए, और मानना यह है कि सभी की आत्माएं आएंगी, भोग लगाएंगी और फिर चली जाएंगी। उसके बाद वही खाना सभी को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाएगा। तो दरवाजा बंद करके लगभग 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ जाता है आत्माओं के लिए, और उस वक्त तो ऐसा होता है कि फोन वगैरह भी सब बंद करवा दिए जाते हैं ताकि पूर्वज डिस्टर्ब ना हो। और रवि अन्ना इस रिचुअल में काफी स्ट्रिक्ट होते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। अब इसी बीच अशोक एक लड़की चैत्रा को देखता है, जिसे वो काफी टाइम से नोटिस कर रहा था। रिचुअल्स के बीच भी उसकी नजर उसी पे जाती है, तो अशोक भी चैत्रा को बड़ी अच्छी स्माइल देता है, और इत्तेफाक से दोस्तों चैत्रा भी उसको स्माइल कर देती है। अब ये देखकर अशोक को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं चैत्रा भी उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन अशोक को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास चल रहा ये रिचुअल और माती की आत्मा उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पे ले जाने वाली है जहां से वापस आना बहुत ही मुश्किल है। अशोक के तो दोस्तों ने भी नोटिस कर लिया होता है कि उसकी नजर चैत्रा पर है, इसीलिए उसके दोस्त कहते हैं कि अब देखते ही रहेगा या फिर अपनी लव स्टोरी को आगे भी बढ़ाएगा भाई। तब उनके कहने पे अशोक एक छोटी सी डेयरिंग मूव करता है। वो एक मस्त सी पर्ची पे अपना नंबर लिखता है और चैत्रा के पास गिरा देता है जानबूझकर। थोड़ी देर के बाद अशोक का फोन बजता है, उसको लगता है कि ये कॉल चैत्रा का होगा, लेकिन दोस्तों असली ट्विस्ट यहाँ पे आता है, क्योंकि उसका फोन तो रूम के अंदर चार्जिंग पे लगा हुआ था, वही रूम जिसमें रिचुअल चल रहा था। और रवि अन्ना ने सभी को स्ट्रिक्टली मना किया था कि 10-15 मिनट के लिए अंदर कोई नहीं जाएगा। लेकिन अशोक के लिए ये एक मौका था जो वो खोना नहीं चाहता था, और वो सबके सामने ही अंदर चला जाता है और अपना फोन ले लेता है दोस्तों। पर जहां उसको लग रहा था कि कॉल चैत्रा ने किया होगा, लेकिन अफसोस की कॉल किसी रैंडम कंपनी का होता है। और चैत्रा, उसने तो पर्ची को देखा भी नहीं था दोस्तों। मतलब अशोक का यहाँ बन गया पोपट। और अब जैसे ही वो बाहर निकलता है तो सामने रवि अन्ना खड़े होते हैं, गुस्से से लाल। अशोक तो हंसते हंसते कहता है, वो मैं फोन अंदर भूल गया था, बस उसी को लेने गया था। लेकिन रवि अन्ना सीधे उसके सर पे टपली मार देते हैं और डांटते हुए कहते हैं कि बुद्धू, 10 मिनट रुका नहीं जा सकता क्या? मना किया था अंदर जाने को, समझता नहीं क्या? और फिर क्या दोस्तों, पूरे गांव और चैत्रा के सामने अशोक की बढ़िया धुलाई हो जाती है। अशोक चुप रहता, गलती की है तो भुगतना पड़ेगा, और वैसे भी रवि अन्ना के सामने सभी की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन दोस्तों अंदर ही अंदर अशोक को बहुत गुस्सा भी आ रहा था, और वो सोच लेता है कि एक दिन तो मैं इसका बदला जरूर लूंगा। वेल, सीन होता है यहाँ से कट रवि अन्ना पर, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं, और अशोक की हरकत पर अभी भी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो बोलते हैं कि रिचुअल के बीच अंदर जाना बहुत बड़ी गलती है, आत्माओं का चक्कर बड़ा खतरनाक होता है, अगर सच में कुछ हो जाता तो। इसी दौरान पहली बार दोस्तों रवि अन्ना एक और नाम लेते हैं, माती का, एक शैतानी आत्मा जो गांव के लोगों के लिए डर का दूसरा नाम है। और रवि अन्ना को डर होता है कि अगर उस समय माती कमरे में मौजूद रही होगी तो बस बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी अशोक के लिए। दोस्तों अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आखिर ये माती है कौन और क्यों लोग इससे इतना डर रहे हैं। तो बात यह है कि कनाडा और तुलु फोकलोर के हिसाब से माती एक ऐसी शैतानी आत्मा है जो अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण भटकती रहती है। ये ज्यादातर एक औरत के रूप में दिखाई देती है, सफेद साड़ी, लंबे सफेद बाल, और ये अक्सर रात के अंधेरे में जंगल या सुनसान रास्ते पे मिलती है। ये आत्मा बहुत चालाक है वैसे, हाँ, कभी भी अपना रूप बदल सकती है। अगर आप मर्द हो तो वो औरत बन जाएगी, अगर आप औरत हो तो वो मर्द, और कभी कभी आपको ऐसी आवाजें सुनाई देंगी जैसे पायलों की खनक, या ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके पीछे चल रहा हो, जो महसूस करके बिल्कुल कांप जाए दोस्तों आदमी। खैर, टेंशन के बाद गांव में एक खुशी का इवेंट होता है, एक शादी, और ऑब्वियसली यहाँ भी रवि अन्ना को बुलाया जाएगा क्योंकि बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं गांव के। शादी में सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है, डांस, गाना, खाना पीना, शराब वगैरह मस्त। यहीं पे एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की जिसका नाम है भावा, जो अपनी कॉमेडी से इस फिल्म को दोस्तों एक अलग ही मजा दे देता है और ऑडियंस के लिए एक हल्का फुल्का रिलीफ का काम बन जाता है, क्योंकि शुरुआती आत्माओं से हो गई थी। मूवी में जो ये भावा का कैरेक्टर है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल का नशेड़ी दिखाया गया है। और शादी में जब फ्री की दारू मिलती है तो भाई साहब ऐसे जम कर पीता है मानो 7 जन्मों से दारू ना पिया हो। और अब दोस्तों लगभग सभी अपना होश खो चुके होते हैं, क्योंकि
सभी भूत होते नशे में। जहाँ बेचारे बाकी लोग गाने पे डांस कर रहे होते हैं तो ये भावा दोस्तों गाने को रोककर खुद ही माइक के लिए खड़ा हो जाता है, पर वो अपना गाना क्या सुनाता, नशे में धुत वहीं बेहोश हो जाता है। अब बाकी रवि अन्ना, अशोक और गाँव के लोग डांस वगैरह करते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक नया मैटर खड़ा हो जाता है। गाँव में छोटी सी छोटी बात हो जाए तो लोग सीधे आ जाते हैं रवि अन्ना के पास। ये मैटर है चतरा के घर का। अब हुआ यह था कि किसी ने उनके बाथरूम की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की थी और उस वक्त अंदर चतरा की दादी थी। तो जब ये बात सामने आई तो सभी गुस्सा हो गए कि कौन है इतना बदतमीज, कितना गंदा आदमी है वो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि दादी ने अपने चश्मे नहीं पहने हुए थे, इसीलिए दादी उसको पहचान नहीं पाएगी। रवि अन्ना तुरंत बाथरूम इंस्पेक्ट करने को पहुंच जाते हैं और तब उनके साथ आया हुआ एक लड़का कहता है अगर वो यहाँ खिड़की पे चढ़कर देख रहा था तो पक्का उसके फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे जरूर होंगे, पुलिस इजीली उसे पकड़ लेगी। लेकिन बोलते बोलते खुद ही उसने अपना हाथ दीवार पे फेर दिया था। अब रवि अन्ना गुस्से में कहते हैं कि अबे अब तो तेरे फिंगरप्रिंट्स भी पुलिस को मिलेंगे। तो वो लड़का कैजुअली कहता है अरे मैं तो आपके साथ हूँ ना, आप पुलिस को समझा देना। लेकिन दोस्तों तभी रवि अन्ना को शक होता है। वो सोचते हैं कि एक मिनट, ये लड़का है कौन, गाँव का तो लगता नहीं। और जब उससे पूछते हैं तो वो कहता है मैं ग्रीश हूँ, सतीश आंटी का बेटा। रवि अन्ना कल आपको आखिरी पैक मैंने ही पिलाया था। फिर भी रवि अन्ना के मन में डाउट होता है, लेकिन नशा होने की वजह से उन्हें क्लियरली याद नहीं होता और सबूत भी कुछ था नहीं, इसीलिए उसे वहां से जाने देते हैं। लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता दोस्तों। अगले दिन गांव में एक और बड़ी खबर फैल जाती है। लोग कहने लग जाते हैं कि अशोक कल रात बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। अब गांव वाले सोचते हैं कि वो पजेस्ड हो गया है, उसके अंदर कोई आत्मा आ गई है। और वजह भी क्लियर है दोस्तों, जब रिचुअल चल रहा था और आत्मा रूम में मौजूद थी तभी अशोक वहाँ फोन लेने के लिए चला गया था और शायद उसी वजह से उसके ऊपर आत्माओं का साया हो चुका है। अब अशोक की खुद की बहन भी दोस्तों इस बात को कंफर्म करती है। वो कहती मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था, अशोक की आंखें एकदम लाल हो गई थी और उसके लंबे लंबे नाखून निकल गए थे। गांव में इस वक्त एकदम डर का माहौल बन जाता है दोस्तों। लोगों के बीच में भयंकर अफवाहें चलने लगती हैं अशोक को लेकर। मतलब अगले सीन में जब अशोक सो रहा होता है तभी कुछ लोग उसके चेहरे पे काला टीका, भूत प्रेतों वाला सिंबल बना देते हैं ताकि उसके अंदर वाली जो आत्मा है वो शांत रहे। लेकिन जैसे अशोक की नींद खुलती है वो अपना चेहरा देखकर पहले तो शॉक हो जाता है कि ये सब किसने कर दिया, लेकिन फिर उसे कल रात की सारी बातें याद आती है और तब असली सच सामने आता है दोस्तों। बाथरूम में झांकने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद अशोक था। उसको लगा था कि अंदर चैत्र है, लेकिन असल में अंदर दादी नहा रही थी। ये समझते ही अशोक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया था और घबराकर वहां से भाग जाता है। लेकिन जब गांव वाले फिंगरप्रिंट्स की बात कर रहे थे तो ये सारी बातें अशोक ने छुप कर सुन ली थी कि इससे तो मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी और अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी खैर नहीं। तो जब सब लोग वहां से चले गए तो अशोक मौका देखते ही सबूत मिटाने की कोशिश करता है। वो खिड़की और दीवार पर पानी डालकर फिंगरप्रिंट्स को मिटाने लग जाता है। लेकिन इसी बीच कोई बंदा टॉयलेट के लिए आ जाता है। अशोक तुरंत एक कोने में छुप जाता है दोस्तों, पर क्या होता है ना, गलती से उसका पैर बॉटल पे पड़ जाता है और आवाज हो जाती है। वो बंदा भी कहता है कौन है रे इधर। ये सुनते अशोक तुरंत भाग जाता है, पर कुछ लोग उसको देख लेते हैं और फिर पड़ जाते हैं उसके पीछे। जिस पकड़ा पकड़ी में आखिरकार वो लोग अशोक को पकड़ ही लेते हैं। तो अब अशोक भाई अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है, शरीर को हिलाता डुलाता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए और सब उसको पागल समझे। लेकिन गांव वाले तो चालाक थे यार, वो पहचान जाते हैं कि अरे ये तो रमेश का बेटा अशोक है। लेकिन उनको डाउट भी होता है कि ये ऐसे अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है, क्या इस पे आत्मा आ गई है। बस दोस्तों यहीं से अशोक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डिसाइड करता है कि मुझ पे आत्माओं का साया हो चुका है और इसी उसके साथ दोस्तों वो नाटक करने लगता है कि मैं बच जाऊंगा आत्माओं के भरोसे। फिर वो एक्टिंग शुरू करता है जैसे आत्माएं सारी उसके शरीर में आ गई हो। अब उसकी ओवर एक्टिंग देखकर गांव वाले भी मान जाते हैं कि हाँ अशोक पे सच में आत्मा आ गई है। ये बात तो आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। लेकिन असली सच ये था कि अशोक पे आत्मा नहीं आई थी, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। फिर सवाल यही उठता है कि अगर वो एक्टिंग कर रहा था तो उसकी बहन ने क्यों कहा कि उसकी आंखें लाल थी और नाखून लंबे लंबे निकल आए थे। उसका रीजन थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, रुकिए। असल में अशोक की बहन को भ्रम हुआ था कि उसके भाई के ऊपर आत्मा आ गई और जब सारे गांव वाले ये बात कर रहे थे कि अशोक पे आत्मा आ गई है तो अशोक की बहन ने दिमाग में ये मान लिया कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए उसको ऐसे भ्रम आए जैसे सच में उसके भाई के साथ ही हो रहा हो। अब इस वक्त अशोक को अंदाजा भी नहीं था कि उसके ड्रामे ने पूरे गांव में खौफ का माहौल बना दिया। तभी अशोक को देखने गांव की एक दादी आती है और जैसे वो उसका चेहरा देखती है ना एकदम डर के भाग जाती है। उसके बाद और लोग भी अशोक के रूम में घुसकर देखते हैं और उनका रिएक्शन भी सेम दादी जैसा होता है। सब अशोक से खौफ खा रहे होते हैं। ये देखकर अशोक के दिमाग में तुरंत बजती है घंटी कि मतलब यार मेरी एक्टिंग कमाल कर गई, लोग मान चुके हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद अशोक अपना चेहरा धो लेता है और लोग सोचते हैं कि शायद आत्मा का असर टेम्पररी था, अब अशोक ठीक हो गया है। लेकिन इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा ये भी सोच लेते हैं गाँव वाले, ताकि अशोक के अंदर से हमेशा हमेशा के लिए उस आत्मा को बाहर निकाल सके। गाँव वालों की नजर में सिर्फ एक ही सोल्यूशन था कि किसी पंडित जी को बुलाया जाए।
जो इसके अंदर की आत्मा को बाहर निकालेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गांव के बड़े पंडित जी तो कब के मर चुके हैं। उनका बेटा है प्रसाद, लेकिन उसने कभी ये चीजें सीखी ही नहीं है। पर गांव वाले फिर भी उस पर प्रेशर डालते हैं कि भाई तू पंडित जी का बेटा है, तुझ में कोई न कोई पावर जरूर होगी, कुछ कर। और बेचारा प्रसाद दोस्तों डर के कांप रहा था, क्योंकि उसने ना कभी किसी आत्मा का सामना किया और ना ही उसके रिचुअल्स जानता था वो। लेकिन वही है, गांव वालों की जिद के आगे उसे मजबूरन मानना पड़ जाता है। फिर घबरा घबरा कर प्रसाद अशोक के पास आता है। लेकिन जैसे ही अशोक देखता है कि ये लोग उस पे एक्सॉर्सिज्म करने आए हैं, तो वो ड्रामा करने लग जाता है। वो दरवाजा बंद करके जोर जोर से हंसता है, एक ऐसी हंसी जो सच में चुड़ैल वाली लगती हो। और लोग तो पहले से ही डर डर के कांप रहे थे। उनके कान में वो हंसी और भी खौफनाक सुनाई देती है। अब उनको लगता है कि ये कोई नॉर्मल आत्मा नहीं है, बल्कि कोई खतरनाक ही आत्मा है। तो लोग प्रसाद को बोलते हैं, इससे पूछ ये कौन सी आत्मा है। और बेचारा प्रसाद दोस्तों थरथराते आवाज में पूछता है, आत्मा जी आप कौन हो, किसकी आत्मा हो बता दो। तो रूम के अंदर एक पोस्टर लगा होता है कंचना मूवी का। अशोक दोस्तों उस पोस्टर से इंस्पायर्ड होकर एक नाम सोच लेता है और बाहर आकर एक भयानक एक्सप्रेशन बताते हुए कहता है, मैं हूँ कल्पना, और फिर ड्रामा करते हुए अंदर चला जाता है। लोग तो इतने डर चुके थे कि उनको ठीक से सुनाई भी नहीं देता कि अशोक ने किसका नाम लिया था। एक आंटी पूछती, अरे उसने क्या बोला, सुलोचना। सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गांव वाले प्रसाद से कहते हैं कि इससे पूछो ये आया कहाँ से है, मतलब इसके अंदर जो आत्मा है कहाँ से आई। अशोक वापस बाहर आता है और हाथ से सोमेश्वरा की ओर इशारा करता है और दरवाजा बंद कर देता है। दोस्तों सोमेश्वरा उस जगह का नाम है जहाँ पे मरे हुए लोगों का अंतिम क्रिया किया जाता है। अब गाँव वालों को लगता है कि इस आत्मा का कनेक्शन सोमेश्वरा से है, तो वो थियरी बनाते हैं कि आत्मा का नाम सुलोचना है, जो सोमेश्वरा से आकर अशोक के अंदर चली गई। और यहीं से दोस्तों फिल्म का एक आइकॉनिक मूवमेंट निकलता है, सुलोचना फ्रॉम सोमेश्वरा, शॉर्ट में सू फ्रॉम सो। इसी तरह फिल्म का यूनिक टाइटल बनता है ये। अब जैसे मैंने पहले बताया था ना आपको कि गांव में कोई भी किस्सा कहानी हो, छोटी हो या बड़ी, रवि अन्ना के बिना उसका कोई भी समाधान नहीं होता। इसलिए वो सभी रवि अन्ना को बुलाने निकल पड़ते हैं। फिलहाल रवि अन्ना गांव में नहीं थे, इसलिए सभी लोग उनके आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि प्रसाद से तो क्लियरली काम नहीं चल रहा था। ऊपर से प्रसाद ही सबसे ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन जब रवि अन्ना वहाँ पे आते हैं और उन्हें सारी ये सच्चाई बताई जाती है, तो पहले तो वो भी थोड़ा घबरा जाते हैं। ये बात अलग है कि गाँव वाले तो मानते ही नहीं थे कि रवि अन्ना कभी किसी चीज से डर भी सकते हैं, लेकिन यार आदमी का भी अंदर से कोई डर होता है ना। उनका इतना भौकाल था वैसे गांव में कि अगर सामने 10 आदमी भी खड़े हो जाए ना, तो भी रवि अन्ना अकेले उनको भगा दे। मतलब रवि अन्ना का नाम ही काफी था, और क्योंकि गांव वाले उन पे पूरा भरोसा करते थे, इसलिए डर के बावजूद भी रवि अन्ना ने डिसाइड करा कि वो सुलोचना की आत्मा से बात करेंगे। अब अशोक को आत्मा समझकर रवि अन्ना दिलासा देते हुए कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या कोई इच्छा है तो बताओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो इसके बाद रवि अन्ना अपने स्टाइल में अशोक के कंधे पे हल्का सा थपथपाने लग जाते हैं। तभी अशोक के दिमाग में दोस्तों एक खुराफाती आता है आइडिया, यही तो सही मौका है अपना बदला लेने का। और फिर क्या दोस्तों, अशोक एकदम से रवि अन्ना का हाथ पकड़कर मरोड़ देता है और गुस्से में चिल्लाता है, औरतों पे हाथ डालता है तू, शर्म नहीं आती तुझे। और साथ ही वो रवि अन्ना को 3-4 जोर जोर से थप्पड़ भी लगा देता है। मतलब भूतनी का ड्रामा करके अशोक ने अपना पूरा बदला निकाल लिया था। रवि अन्ना की इज्जत यहाँ सत्यानाश हो जाती है और फिर अशोक तुरंत बेहोश होने का नाटक करके बच निकलता है। लेकिन गांव भर में चर्चा फैल गई और सभी लोग रवि अन्ना का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। कहने लग जाते हैं कि अरे रवि अन्ना तो भूतनी से पिट गए, बताओ। बड़े बुजुर्ग उनको ताना मारने लग जाते हैं, शादी कर लो रवि अन्ना, वरना भूतनी से छेड़छाड़ करोगे तो थप्पड़ भी खा लोगे। इस तरह की बेइज्जती होती है उसकी। और इस बेइज्जती के बाद गांव वाले डिसाइड करते हैं कि अब असली पंडित जी को बुलाना ही पड़ेगा। उनका नाम होता है दोस्तों करुणाकर गुरुजी, एक टीवी सेलिब्रिटी जो काफी मशहूर है। और फिर रवि अन्ना के कनेक्शन से गुरुजी को गांव में बुलाया जाता है। पर गुरुजी के एक्सॉर्सिज्म के तरीके तो एकदम डेंजरस निकलते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो उस प्लांट की जड़ निकालो जो कीचड़ में उगता है, उसका जूस बनाओ और अशोक को पिलाओ, उसे उल्टी होगी और साथ ही आत्मा भी निकल जाएगी। लोग तो सोच रहे थे बस इतना ही, लेकिन नहीं दोस्तों, गुरुजी का नेक्स्ट लेवल तो सुनिए, और वो बड़ा खतरनाक है। कहते हैं वो, अगर आत्मा इससे नहीं निकली तो अशोक के बदन पे 2-3 किलो के बड़े पत्थर बांधो, उसके बैक पे हुक घुसा दो, उसको लटका दो, तब आत्मा भाग जाएगी। और अगर फिर भी आत्मा जिद्दी निकली तो मंदिर के सामने अंगारे बिछा दो और इस पे उसको सुला दो, फिर तो डेफिनेटली आत्मा निकल जाएगी। अब सुलोचना को तो कुछ पता नहीं दोस्तों, लेकिन अशोक की जान जरूर निकल जाएगी अगर ये सब सच में हुआ तो, क्योंकि असली में तो वो पजेस्ड है ही नहीं ना। अंदर ही अंदर अशोक सोच रहा था कि बाप रे यार, ये लोग तो मुझे मार ही डालेंगे, अब मैं बुरा फंस गया यहाँ पे। लेकिन अब रुकने का नाम कौन लेने वाला था। गुरुजी की स्पेशल रेमेडीज फुल स्विंग में स्टार्ट हो जाती है। अशोक को पकड़कर ऐसे बांधा जाता है जैसे गांव वाले अपने बैल को बांधते हैं। उसके बाद उसके मुंह में जबरदस्ती वो कीचड़ वाला वो गंदा जूस डाल देते हैं। अशोक की तो वहीं पे हालत खराब हो जाती है, पर इतना भी कहाँ काफी था दोस्तों। गुरुजी के चेले अब वो बड़े बड़े हुक लेकर आ जाते हैं जिसमें अशोक को लटकाकर आत्मा निकाली जाएगी। ये देखते अशोक के पहले होश उड़ जाते हैं कि नहीं मैं गया सच में, और वो वहीं पे बेहाल होकर गिर जाता है। तो लोगों को लगता है कि आत्मा निकल गई शायद, इसीलिए अशोक को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर के बाद
जैसे अशोक को होश आता है तो वो बचने के लिए तुरंत पूजा पाठ शुरू कर देता है। और जैसे ही गांव वाले अशोक को भक्ति में झुका हुआ देखते हैं ना, सभी मान लेते हैं कि अब उसके अंदर से आत्मा निकल गई। और इस जीत का पूरा क्रेडिट मिलता है करुणाकर गुरुजी को। उनकी बड़ी वाह होती है कि बहुत बढ़िया काम कर दिया, उनके गुण गाए जाते हैं और गुरुजी फुल प्राउड होके गांव से चले भी जाते हैं कि चलो काम हो गया। सबको लगता है कि अब नॉर्मल हो चुका है सब। अशोक भी अपनी जिंदगी के डेली काम शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों फिर एक दिन वो खिड़की से रवि अन्ना को देखता है और उसके दिमाग में तुरंत वो सीन फ्लैश होता है जहां उसने भूतनी बनकर रवि अन्ना की इज्जत का कबाड़ा कर दिया था। तो ये बातें याद आते ही अशोक अनकंट्रोलेबल हंसने लग जाता है, एकदम पागलों जैसी हंसी। उसकी हंसी सुनकर बंदा ही डर जाए यार, इतना खतरनाक। तभी उसका एक दोस्त उसको ऐसे हंसते हुए देख लेता है। अब उसको तो असल बात क्या थी पता नहीं था ना। उसको लगता है कि अशोक के अंदर फिर से आत्मा घुस गई है, इसलिए डर के मारे वो तुरंत भाग जाता है। कुछ अजीब कोइंसिडेंसेस अशोक के आसपास होने लग जाते हैं। हाँ, एक दिन वो दूध लेने जाता है और दूध वाले की पत्नी बताती है उनका बछड़ा मर गया, शायद बीमारी से मरा हो। लेकिन ब्लेम तुरंत जाता है अशोक पे कि उसकी वजह से मरा होगा। लोगों के दिमाग में तो पहले से बैठा हुआ था कि इसके अंदर आत्मा है, तो लोग सोचते हैं कि ये मनुष्य आत्मा अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो अशोक तो बिना कुछ बोले चला जाता है वहाँ से। अब थोड़े आगे जाके वो देखता है कि एक छोटा सा लड़का खेल खेल में कागज जला रहा है दोस्तों। तो अशोक उसको समझाता है कि अरे बेटा, आग से खेलना खतरनाक होता है, दूर रहो। बच्चा डर के भाग जाता है और जलता हुआ कागज वहीं छोड़ जाता है। तो अशोक भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और चला जाता है। थोड़ी देर में दोस्तों वही कागज से पासी के भूसे में आग लग जाती है और ये सब कुछ दूर से एक औरत देखती है। उसने ना बच्चे को देखा ना कागज, उसने सिर्फ अशोक को देखा और फिर उसके लिए सीधी बात थी कि अशोक की आंखों से आग लग गई। उसने पूरा ब्लेम अशोक पे डाल दिया और अब पूरे गांव वाले फिर से अशोक को देख के कांपना शुरू कर देते हैं कि वो आत्मा फिर आ गई इसके अंदर। खैर दोस्तों, कहानी कुछ आगे बढ़ती है। गांव में अफवाह मच चुकी थी कि अशोक के अंदर फिर से सुलोचना आ गई है, तो डर के मारे लोग फिर से करुणाकर गुरुजी को बुला लेते हैं। अब अशोक की इस बार जान सच में हलक में आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब ये लोग फिर कोई खतरनाक रिचुअल करेंगे और मुझे मार ही डालेंगे। बेचारा बोलता है कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई भूत आत्मा नहीं है। पर गुरुजी भी तो एक नंबर के महान आदमी निकले दोस्तों, वो उल्टा अशोक पर ही सारा खेल कर देते हैं। अरे ये आत्मा तो एक्टिंग भी करती है, वाओ, ये नॉर्मल दिखने का नाटक है, लेकिन मेरे सामने ये चालाकियां नहीं चलेगी। अशोक की कोई नहीं सुनता और उसे दोबारा कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर गुरुजी फैसला करते हैं, हमें सुलोचना के बारे में असली जानकारी निकालनी होगी, तभी समझ में आएगा कि ये बार बार अशोक के अंदर क्यों जा रही है। इसीलिए रवि अन्ना और कुछ लोग गांव वाले सोमेश्वर जाकर इंक्वायरी करते हैं और वहाँ सच में एक सुलोचना नाम की औरत निकल जाती है जो कि 5 साल पहले मर चुकी थी। अब सुलोचना के घर जाकर उन्हें उसकी बेटी भानु मिलती है और यहीं पे एक बढ़िया सा ट्विस्ट भी आता है। रवि अन्ना और भानु एक दूसरे को पहचान जाते हैं दोस्तों। रवि थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, पता नहीं क्यों। उसकी आंखों में पूरा कनेक्शन दिख जाता है, पर वो सबके सामने कुछ नहीं बोलता, बस कुछ कह देता है कि हम गलती से यहाँ पे आ गए और बाकी लोगों के साथ वापस चले जाता है। ये देखकर अब गांव वाले भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी मुश्किल से सुलोचना के घर तक आए और बिना बात किए चले गए। और फिर जब गुरुजी को रिपोर्ट मिलती है कि एक सुलोचना थी जो मर चुकी है, तो वो पक्का कर देते हैं कि बिल्कुल इस अशोक के अंदर जो आत्मा है वो उसी की है। लेकिन लोगों को दोस्तों अभी भी वो बात समझ में नहीं आती कि रवि अन्ना ने भानु से ज्यादा बात क्यों नहीं की। इस पे गुरुजी रवि से डायरेक्टली बात करते हैं और तब रवि अन्ना फाइनली खुलकर बताते हैं, 15 साल पहले भानु से मेरा रिश्ता होने वाला था, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि उस टाइम भानु बहुत ही मोटी थी और मैं पतला था। लेकिन अब सब उल्टा हो गया है, अब मैं मोटा हो गया हूँ और भानु पतली हो गई है। इस बात से गुरुजी के दिमाग में डाउट क्लियर हो जाता है कि शायद इसी वजह से सुलोचना की आत्मा बार बार गांव में आ रही है। मतलब वो रवि अन्ना से खफा है वो आत्मा। लेकिन अब रवि अन्ना अपनी जो समाज में उनकी इमेज है ना प्रॉब्लम सॉल्वर की, उसे खराब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर गांव वालों को सच पता चल जाता कि सुलोचना की आत्मा रवि अन्ना के पास्ट की वजह से आई है तो सब उनको हीरो नहीं ट्रबल मेकर बोलने लग जाएंगे। तो इसीलिए रवि अन्ना सीधा गुरुजी को वार्निंग देते हैं कि ये जो बात है ना किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, अपने तक ही रखो। तो गुरुजी भी चुप हो जाते हैं। दूसरी ओर दोस्तों अशोक की हालत खराब थी, उसको कमरे में बंद करके रखा जाता है। कोई उससे बात नहीं करता, सिर्फ खाना पानी देने के लिए दरवाजा खोलते हैं और तुरंत बंद कर देते हैं। बेचारा अपने घर में ही बिल्कुल अकेला हो गया था और ये तन्हाई उसको अंदर ही अंदर खाने लगती है। बहुत दिनों से उसने किसी इंसान को ठीक से बात तक नहीं करी थी। आखिरकार एक दिन जब उसका मन बहुत ज्यादा घबरा जाता है तो फाइनली वो कमरे से भागने की सोचता है। इत्तेफाक से दोस्तों छत का एक हिस्सा खुला होता है और वहीं से निकलकर वो गांव में घूमने लग जाता है। लेकिन जैसे वो किसी बंदे को बुलाता कि अरे भैया इधर आ जाओ जरा बात करनी है, सामने वाला बंदा सीधे भाग जाता। अशोक के दोस्त तक उससे बात नहीं करते दोस्तों। मतलब अशोक जो नॉर्मल बातें करने निकला था वो और बड़ी टेंशन में आ जाता है। उसको देखते ही गाँव में बिल्कुल दहशत फैल जाती है कि आत्मा बाहर खुलेआम घूम रही है। लोग समझने लग जाते हैं कि आत्मा हमला करने आ रही है और डर के मारे एक लड़के की तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उसको हाई फीवर आ जाता है और फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अब दोस्तों धीरे धीरे गांव वाले भी गुरुजी से खफा होने लग जाते हैं। कहते हैं पता नहीं तुम्हें क्यों बुलाया, किसी और को बुलाते तो अच्छा होता, तुमसे एक आत्मा नहीं भाग रही बताओ। लेकिन गुरुजी क्या करते, उनके हाथ बंधे हुए थे, वो सच तो बोल नहीं सकते।
क्योंकि रवि अन्ना ने मना जो किया था कि मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए उनके पास एक ऑप्शन है दोस्तों कि आत्मा खुद बोले कि वो क्या चाहती है। इसके लिए गुरुजी एक प्लान बनाते हैं। सब गांव वालों से कहते हैं कि एक काम करो, सुलोचना की बेटी भानु को लेकर आओ। हो सकता है आत्मा उसके सामने खुलकर बात करे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भानु को लाना आसान नहीं था, क्योंकि उसका चाचा एक नंबर का बदमाश है। सुलोचना के मरने के बाद वही उसका गार्डियन है। अब गाँव को चाहिए था एक ऐसा बंदा जो उस बदमाश चाचा के सामने खड़ा हो सके, ताकि सुलोचना की बेटी को यहाँ लाया जा सके। वहाँ था एक ऑप्शन, भावा, गांव का नंबर 1 नशेड़िया, थोड़ा लफंगा और फुल बदमाश टाइप का दोस्तों, मतलब चाचा का परफेक्ट काउंटर। तो फाइनली भावा के कहने पर भानु को सोमेश्वर लेकर आया जाता है। अब भानु तो एकदम इमोशनल हो जाती है, ये सोचकर कि शायद उसकी माँ वापस आ गई है। वो सीधे अशोक के पास जाती है। वो अशोक के अंदर अपनी माँ को देख रही थी, उसी तरह उससे बातें भी करती है, मतलब माँ को समझकर। लेकिन अशोक साफ बोल देता है कि देखो, किसी पर भी ये ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, मेरे अंदर तुम्हारी माँ की आत्मा नहीं है। पर भानु कहती है मुझे लगता है मेरी माँ यहीं कहीं है, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। और फिर वो दिल खोल कर बातें करती है। वो बोलती है कि माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। चाचा हर वक्त सताते हैं, माँ बाप नहीं है ना तो बोझ बन गई हूँ, ना कोई अपना है ना कोई मेरी सुनने वाला है, मैं एकदम अकेली हूँ। तो अशोक उसका दर्द फील करता है, क्योंकि उसके साथ भी वही चीज हो रही है। वो भी काफी टाइम से अकेला है, उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। इसी वजह से वो भानु से रिलेट कर पाता है। भानु उसके साथ अपना दिल हल्का कर लेती है दोस्तों, और अशोक बस चुपचाप सुनता रहता है। कुछ देर बात करने के बाद वो वापस चली जाती है, और तब गुरुजी उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी माँ से क्या बात की। तो भानु कहती है उन्होंने बस नॉर्मल बात की, जैसे कि पड़ोस वाली सुजाता की शादी की बात भी बता दी। गुरुजी कहने लगते हैं कि अगली बार जब वो आए, यानी कि तुम्हारी माँ, तो उससे जरूर पूछना कि वो गांव में क्यों आई है और चाहती क्या है। भानु हर बार अशोक को अपनी माँ समझकर बात करने जाती है दोस्तों इसके बाद, और अपना दर्द शेयर करती है। उसी के साथ रवि अन्ना डेली भानु को उसके घर छोड़ने जाते, जिससे वो और भानु धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते। लेकिन एक रात सब बदल जाता है, सब। अशोक की बहन उसको पानी देने आती है, और जैसी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि अशोक बिल्कुल माती जैसा नजर आ रहा है, जो देखकर उसकी बहन बिल्कुल घबरा जाती है और झट से उठ जाती, क्योंकि ये उसका डरावना सपना है। वो चिल्लाती है पहले कि मैं इस घर में रहूंगी नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। इसीलिए सब लोग उसको लेकर उसके चाचा के घर चले जाते हैं। अब रात के अंधेरे में अशोक की आंख खुलती है दोस्तों, जहां वो देखता है कि पूरा घर खाली है, कोई घर में मौजूद नहीं है। उसके अंदर घबराहट और डर और ज्यादा हो जाता है। अंधेरे में उसको लगता है जैसे कोई उसके सामने खड़ा है, पर लाइट ऑन करने पर वहाँ सिर्फ कपड़े होते हैं। तभी दरवाजे पर बड़े बड़े हाथ दिखाई देते हैं, कोई जोर जोर से दरवाजा नॉक कर रहा होता है। अशोक एकदम बिल्कुल पैनिक में आ जाता है कि ये क्या है, लेकिन वो भानु होती है दोस्तों। वो चिल्लाती है कि अशोक मैं भानु हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। अशोक दरवाजा खोलता है और भानु रोते हुए सीधे उसके गले लग जाती है। फिर वो अपना सबसे बड़ा दर्द बताती है कि मेरे चाचा रोज दारू पी के घर आता है, मुझे गालियां देता है, मारपीट करता है, और कभी कभी गलत हरकतें भी करता है। और सिर्फ वही नहीं, उसके दोस्त भी ये सब करते हैं, और वो भी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश में रहते हैं, पर मैं किसी तरह बचकर भाग आई। अब ये सुनकर अशोक को बहुत ही बुरा लगता है कि कैसे लोग हैं। सुलोचना की एक्टिंग करते करते दोस्तों सच में खुद वो सुलोचना को समझने लग जाता है कि जैसे उसके अंदर सच में सुलोचना आ गई है। उसके अंदर एक माँ की तरह भानु के लिए ममता जाग जाती है, और वो डिसाइड करता है कि अब भानु के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, वो उसके चाचा को सबक सिखाएगा। अगले दिन अशोक साड़ी वगैरह पहनता है, फेस पेंट करके एकदम भूतनी जैसा गेटअप बनाता है, बिल्कुल कंचना स्टाइल। गांव वाले उसको देखकर एकदम हिल जाते हैं कि बस आज सब खत्म हो जाएगा, भागो यहाँ से। तो सबसे पहले तो वो पंडित दुम दबाकर भागता है। अब इसी लुक में अशोक सीधा भानु के घर पे जाता है, जहाँ उसका चाचा दारू पीकर सोया पड़ा था। अशोक सुलोचना की आत्मा बनकर बोलता है तेरी हिम्मत कैसे भी मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की, और इतना कहकर वो जमकर उसकी धुलाई कर देता है। उसके बाद कहता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रही हूँ, अब वो यहाँ नहीं रहेगी। लेकिन तभी चाचा के गुंडे टाइप दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं। वो भूत भूत से तो बिल्कुल डरते नहीं, और जैसे उनको लगता है कि अशोक ने उनके दोस्त की पिटाई कर दी, वो उसे पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं। फिर अशोक को पिटता हुआ देखकर गांव वाले भी पीछे पीछे आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब अशोक के अंदर आत्मा नहीं है, इसलिए वो मार खा रहा है। उसे बचाने के लिए सबसे पहले रवि अन्ना आगे जाते हैं, और वो गुंडों से लड़ते भी हैं, लेकिन गुंडों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। धीरे धीरे वो सब रवि अन्ना पर भारी पड़ जाते हैं। अशोक भी फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थे, और फिर रवि अन्ना के साथ गांव वाले भी उधर आ जाते हैं इस लड़ाई में, और मिलकर सब पे हावी हो जाते हैं। तब अन्ना सभी को रोकते हुए चाचा को समझाता है कि तुम भानु को सताते हो, इसीलिए उसकी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिल रही, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा गांव इतना कुछ झेल रहा है। अब हम भानु को लेकर जा रहे हैं, हमें रोको मत। इस तरह भानु को लेकर वो अपने गांव लेके आ जाता है। फिर अशोक सुलोचना बनकर दोस्तों गुरुजी से कहता है अगर आप चाहते हो तो मैं अशोक का शरीर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊं, लेकिन मेरी बेटी को इसी गांव में रहना होगा, उसका ध्यान रखना होगा। लेकिन सवाल था किसके पास रहेगी। तो दोस्तों डिसाइड होता है कि उसकी शादी करा दी जाए। अंदर ही अंदर भानु को रवि अन्ना पसंद आ गया था। रवि अन्ना को भी भानु पसंद थी,
लेकिन वो हिचकिचा रहा था। अशोक भी डायरेक्टली नहीं बोलता कि मेरी बेटी की शादी अन्ना से कराओ, क्योंकि पहले रवि अन्ना ने उसको रिजेक्ट किया था। किसको? भानु को। वो चाहता था कि रवि अन्ना खुद अपनी मर्जी से बोलें कि वो भानु से शादी करना चाहते हैं। अब थोड़ी देर में एक औरत भानु की शादी अपने बूढ़े भाई से करवाने की बात करती है। भानु उदास हो जाती कि नहीं, और रवि अन्ना भी दुखी हो जाता है। उन्हें लगता है कि अगर मैं चुप रहा तो गलत हो जाएगा। तो फाइनली रवि अन्ना खुद आगे बढ़कर भानु को प्रपोज करता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। भानु तो खुश थी, वो मुस्कुराकर हाँ में हिला देती है सर, और फिर गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। रवि अन्ना और भानु की शादी धूमधाम से होती है। गांव वालों की नजरों में दोस्तों सुलोचना की आत्मा भी मुक्ति पा जाती है। इसीलिए अशोक अपनी लाइफ में नॉर्मल तरीके से जीना शुरू कर देता है। सबको लगता है कि आत्मा चली गई है, पर एंड में थोड़ा कॉमेडी ट्विस्ट हमको देखने को मिलता है। अशोक का दोस्त उससे उधार वाले पैसे मांगता है। अशोक फिर से भूत बनकर एक्टिंग करता है कि मैंने पैसे नहीं दिए तो क्या करेगा रे, और ये सुनकर सभी लोग डर के मारे भाग जाते हैं। इसी सीन के साथ दोस्तों ये प्यारी सी अच्छी सी मूवी खत्म होती है। ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन नॉर्मल मूवी थी एक। बाकी अब आप बताइए आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ध्यान रखेगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।